हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया था क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख सकते हो। साथ ही आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट जो चैनल है वहाँ जाकर आप लोग पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना उसको देख सकते हो शुरू से अंत तक। तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो आपसे बिल्कुल लेमड़ा मैक्स के बारे में पूछता है ना। लेमड़ा मैक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा होता है इस। ठीक है, तो ये लेमड़ा मैक्स होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करो ना, तो वो किस इस प्रकार से मिलता है। वाई एक्सिस में हम लोग का इंटेंसिटी होता है और एक्स एक्सिस में हम लोग का वेवलेंथ होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग का वेवलेंथ होता है और वाई एक्सिस में इंटेंसिटी होता है। ये लेमड़ा मैक्स होता क्या है, समझते हैं। लेमड़ा मैक्स क्या होता है। लेमड़ा मैक्स वो वाला वेवलेंथ है जिसमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ग्राफ में देखूँ तो इसमें बहुत सारे वेवलेंथ हैं। जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पर देखूँ तो इस पॉइंट पर जो वेवलेंथ है वो कितना है, 100 से कुछ है। यहाँ पास 100 से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पास अगर मैं देखूँ इसका, तो इसका इस पॉइंट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 150 है। इस पॉइंट का देखूँ मैं अगर, तो ये कितना है, 175 नैनोमीटर आ रहा है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे वेवलेंथ हैं। ठीक है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज, और यहाँ पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेट सपोज ले लेते हैं ये 260 नैनोमीटर है। तो ये बहुत सारे वेवलेंथ हैं। इन सभी वेवलेंथ में ये लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कौन सा है, क्या ये 260 वाला इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या ये लेमड़ा मैक्स है? आप सभी लोग के मन में ये डाउट जरूर से आ रहा होगा, है ना। लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये लेमड़ा मैक्स होता क्या है। लेमड़ा मैक्स वो वाला वेवलेंथ है जिसमें इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूँ तो ये 175 वाले में, 175 नैनोमीटर वाले में देखो, तो ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑब्जॉर्व हुआ है, देखो ये वाला। तो इस वजह से इस पूरे ग्राफ में लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कितना है, इसमें लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कितना है, 175 नैनोमीटर। ये है हम लोग का लेमड़ा मैक्स, ना कि 260 नैनोमीटर वाला। तो वेवलेंथ लेमड़ा मैक्स, कौन सा लेमड़ा मैक्स लेते हैं हम लोग, जिस पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ऐसा वेवलेंथ जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला 175 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमड़ा मैक्स। अब ये जो लेमड़ा मैक्स है ना, हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है ये दो कंपाउंड का। ये है हम लोग का बेंजीन, जिसमें ये वाला है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने एक NH2 ग्रुप लगाया था। इसका लेमड़ा मैक्स का जो वैल्यू है वो 256 नैनोमीटर है, और इस वाले जो कंपाउंड है उसका लेमड़ा मैक्स है 280 नैनोमीटर। तो केवल मैं H को रिप्लेस करने से देखो इसका जो लेमड़ा मैक्स है उसका वैल्यू बढ़ गया है। देखो 256 पहले था, अभी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसा जो फिनोमिना जिसमें लेमड़ा मैक्स का वैल्यू बढ़ता है, उस प्रकार का जो शिफ्ट होता है, किसमें शिफ्ट, लेमड़ा मैक्स में जो शिफ्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। क्या आप सभी लोग को समझ आया है? और हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जब वेवलेंथ जो है ना, लेमड़ा मैक्स जो है वो घट जाए, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसको ग्राफ की सहायता से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जब मैंने ग्राफ बनाया था ना ये वाला ऐसे करके, तो हम लोग को लेमड़ा मैक्स ये वाला वैल्यू आ रहा था। ये वाला अगर मैं लेमड़ा 1 बोल दूँ तो ये लेमड़ा 1 है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर दिए, तो इसका जो शिफ्ट है ना वो कुछ इस प्रकार से हो गया। पहले ग्राफ ऐसे आ रहा था, अभी जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। तो देखो इसका जो लेमड़ा मैक्स है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेमड़ा 2 पे आ रहा है ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ, हायर वेवलेंथ की तरफ। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और अगर ये जो लेमड़ा मैक्स का वैल्यू है ना, वो लोअर साइड पे आ जाए ऐसे, देखो पहले अभी लेमड़ा मैक्स का वैल्यू ओरिजिनल ये वाला था, ये वाला हम लोग का ओरिजिनल लेमड़ा मैक्स का वैल्यू है। कुछ ग्रुप या फिर कुछ ऐसा कर दिया हमने जिसकी वजह से इसका जो लेमड़ा मैक्स का वैल्यू बदल गया है और इसका हायर साइड चला गया, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है इसको हम लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और अगर इस लेमड़ा मैक्स का वैल्यू, अब देखो यहाँ पास आ रहा है, अब नया जो ग्राफ बन रहा है इसमें लेमड़ा मैक्स का वैल्यू ये लेमड़ा 3 बोल देते हैं।
तो इसका जो लेमड़ा मैक्स का वैल्यू है वो कम हो गया है, तो कम हो जाएगा ना, तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको चलो डेफिनेशन की सहायता से हम लोग समझते हैं। तो अगर आप लोग डेफिनेशन देखोगे, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्ट टुवर्ड हायर वेवलेंथ और टुवर्ड द रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बोलते हैं ना, लेमड़ा मैक्स को हम लोग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम भी के नाम से भी जानते हैं। और टुवर्ड्स रेड पोर्शन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, स्पेक्ट्रम जानते हो कौन सा है, विबग्योर वाला। ठीक है, तो ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका जो वेवलेंथ होता है ना वो बड़ा होता है ना। इसका वेवलेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो देखोगे कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो जैसे कि बढ़ जाता है यानी कि क्या हो गया, स्पेक्ट्रम के रेड साइड, रेड पोर्शन की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है ना। रेड पोर्शन की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से इसको हम लोग बेथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंपाउंड में बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता क्यों है। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम यानी कि देखो ये जो NH2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, है ना। इसको मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोग को एक्सप्लेन किया था, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट। तो इस ऑक्सोक्रोम की वजह से देखो, पहले लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, 256 नैनोमीटर आ रहा था। अब जैसे ही हमने इस ग्रुप पे, इस बेंजीन सिस्टम में NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका जो लेमड़ा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। अब ये होता क्यों है इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं NH2 को ड्रॉ करना चाहूँ, इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, तो मैं कुछ उसको इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ। ये NH2 ग्रुप है इधर, और इधर ऐसे करके है। ठीक है, अब देखोगे कि ये पाई सिंगल और ये लोन पेयर, तो ये क्या कर सकता है, अपना कॉन्जुगेशन शो कर सकता है ना, रिजोनेंस शो कर सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो इधर करके लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसका देखो, इधर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के ट्रांसफर हो गया, तो इधर निगेटिव, और ये जो लोन पेयर है ना वो इधर जाके इधर ऐसे बॉन्ड बना लिया। देखो ये NH2 हो गया प्लस, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। फिर ये निगेटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर करो, फिर ये जो बॉन्ड पेयर है ना उसको इधर ट्रांसफर करो, तो निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा ऐसे करके। ये सभी आप सभी लोग को बनाने आता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। नहीं आता तो कोई बात नहीं, देख लो ये NH2 हो गया प्लस ऐसे करके। ठीक है, फिर ये जो निगेटिव चार्ज है वो इधर जाके बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है इधर जाके निगेटिव चार्ज बना लेगा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज इधर, इधर बॉन्ड प्लस ये NH2 ऐसे। अब ये जो है ना इधर जाके ऐसे इधर बॉन्ड बना लेगा, और ये जो है इधर जाके ऐसे, तो ये हम लोग को सिमिलर से स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो देखो जो ये वाला जो सिस्टम है ना, इसके इतने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका ये वाला जो सिस्टम है इसका अगर मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ, तो दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इसका ड्रॉ कर सकता हूँ, ये इस प्रकार से, और दूसरा क्या है हम लोग का इस प्रकार से। दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस कंपाउंड के केवल ये जो बेंजीन है इसका दो ही स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, जबकि इसका मैं कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, 1 2 3 4, और एक और बना सकता हूँ तो 5 ऐसे करके। ठीक है, तो आप सभी लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जैसे NH2 ग्रुप मैंने इस ग्रुप पे ऐड किया बेंजीन के ऊपर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, बढ़ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है पूरा वो स्टेबलाइज हो गया, है ना। समझ रहे हो क्या। अगर मैं बताना चाहूँ कि ये वाला जो सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ना एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि पूरे केमिस्ट्री में आप सभी लोग को यूज़ होगा, इसको भूलना मत, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है ना
वो डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। ठीक है, इस बात को जरूर से ध्यान रखना। एनर्जी और स्टेबिलिटी में ये है कि कोई अगर सिस्टम है, दो सिस्टम है ए और बी, इसका एनर्जी है 2 किलो जूल और इसका एनर्जी है 1 किलो जूल, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑफकोर्स बी वाला जो सिस्टम है ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है। ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई अगर सिस्टम के पास कम एनर्जी है तो वो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसके पास क्या होगा, कम एनर्जी होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? और साथ ही एनर्जी और वेवलेंथ का भी रिलेशनशिप है ना। ये वेवलेंथ के बारे में हमें चर्चा करना है कि ये बढ़ा क्यों। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बारे में क्या क्या, एनर्जी को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, hc/λ। ठीक है, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, यानी कि एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन दोनों सिस्टम में किसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम है। इसका एनर्जी कम है तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। जैसे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है ना, उसी प्रकार से एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में भी क्या, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो आप लोग इसमें ये बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से इसका एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम हुआ तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एनर्जी कम हुआ तो क्या वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे करके आप लोग इसको रीज़न दे सकते हो। चलो इसके रीज़न मैं लिखवा देता हूँ आप सभी लोग से। ठीक है, तो दोस्तों इसको वर्ड्स में किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो, इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन। तो इस सिस्टम से जब हम लोग इस सिस्टम गए तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होने से इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर स्टेबिलिटी कम हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे करके दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। 36 का आंकड़ा ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और एनर्जी और लेमड़ा मैक्स में भी क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो एनर्जी कम हो रहा है तो लेमड़ा मैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और लेमड़ा मैक्स बढ़ेगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। चलो हम लोग नेक्स्ट कारण समझते हैं। तो दोस्तों दूसरा कारण हम लोग समझते हैं, एडिशन टू रिएजेंट विच स्टेबलाइजेज द प्रोडक्ट। तो जैसे कि ये क्या है, हम लोग का फिनॉल है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, और इस पर हमने एक रिएजेंट डाल दिया जो कि है NaOH। तो ये कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉल ऑक्साइड, उसके ऊपर क्या है, आयन लगा है ना, निगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये है हम लोग का फिनॉल। तो जब हम लोग इसमें रिएजेंट ऐड कर दिए तो इसका जो लेमड़ा मैक्स का जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो गया किस तरह, हायर वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, 270 नैनोमीटर था, फिर इसका लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, 287 नैनोमीटर। यानी कि कौन सा शिफ्ट हुआ इसमें हुआ है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका रीज़न ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि है फिनॉल, वो कम रिजोनेंस, ये दोनों के बीच में अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है होने का कारण वही जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, तो ये ज़्यादा रिजोनेंसली स्टेबलाइज है। इस वजह से अगर ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा इसके कंपैरिजन में। एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो यही सेम रीज़न है सेकंड का भी। तो आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इट इज़ एन इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है जिसकी वजह से लेमड़ा मैक्स का जो वैल्यू है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का जो पहला कारण है वो है सेम जो कि हम लोग का बैथोक्रोमिक शिफ्ट था, बस उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी का फर्क आ जाता है। देखो, अटैचमेंट ऑफ एन ऑक्सोक्रोम, तो ये हम लोग का एक कंपाउंड है। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड है। यहाँ देखो हाइड्रोजन अटैच है, इधर क्या है, Cl अटैच है। तो Cl क्या है, एक हम लोग का ऑक्सोक्रोम है। तो जैसे ही हमने
हाइड्रोजन की जगह हमने एक ऑक्सोक्रोम को रिप्लेस कर दिया, तो इसका जो लेमड़ा मैक्स है वो क्या हो गया, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले 293 नैनोमीटर था, अभी कितना हो गया लेमड़ा मैक्स का वैल्यू 235। तो ये क्या है हम लोग का हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट है, ठीक है, लोअर वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट हो गया है। इसका कारण क्या है, देखो अगर मैं इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ इसका, तो किस इस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और निगेटिव चार्ज यानी कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, इस पाई बॉन्ड से है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पास हाइड्रोजन है और इधर पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब देखो इस कार्बन के पास ना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन इसको और खींच रहा है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको और खींच रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है। इस वजह से ये वाला जो सिस्टम है ना वो स्टेबल नहीं होगा, समझ रहे हो। ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हाइड्रोजन ना तो खींच रहा है ना ही दे रहा है। लेकिन यहाँ अगर क्लोरीन के देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और खींच रहा है, इस वजह से ये अनस्टेबल है। तो इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये वाला अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये कम स्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया किधर से, हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। एब्सोल्यूट आई होप ये वाला पॉइंट समझ आया है, इसको नोट कर लो। दूसरा कारण है हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट का, आप सभी लोग इसको देख सकते हो, एडिशन ऑफ सुटेबल रिएजेंट विच डिस्टेबलाइजेस द प्रोडक्ट। तो ये देखो हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है इस प्रकार से और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर रिएजेंट डाल दूँ, एक रिएजेंट जो कि HCl, तो ये जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन से ये अटैच हो जाएगा। NH2 था अब NH3 हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दी, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो सिस्टम है ना ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज नहीं है। तो ये वाला जो सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों में से कौन सा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंसली ये स्टेबलाइज है। इस वजह से स्टेबल है तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो इसका 280 है, इसका क्या हो गया 203। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, देखो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार ना ओवरव्यू हम लोग इस पूरे जो लेक्चर के दौरान हमने सीखा है उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अगर वेवलेंथ जो है हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो, लेमड़ा मैक्स का वैल्यू इधर शिफ्ट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और इधर की तरफ अगर शिफ्ट हो, लेमड़ा मैक्स का वैल्यू कम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, है ना। दो प्रकार का और शिफ्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं ईमैक्स, ठीक है। या फिर इसको सिंपली आप वो इंटेंसिटी भी इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए और इंटेंसिटी कम हो जाए तो इसको भी हम लोग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एक होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और एक होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये वाला जो अगर ईमैक्स का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर ईमैक्स का वैल्यू कम हो जाए, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो इतने प्रकार के हमने शिफ्ट देखा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट,
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया है। अगर आप सभी लोग को समझ आया है तो इसका जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। और मिलते हैं आप सभी लोग से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।